हेलो एवरीवन। आज 5 नवंबर के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है और हम अपनी बात आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों से करते हैं। और उसमें जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है हमारा, वो है वैश्विक संस्थाओं की घटती विश्वसनीयता। जो वर्ल्ड ऑर्डर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा चलाई जा रही है और उसमें अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व और अन्य कारण जो सिम्टम्स लक्षण देखे जा रहे हैं उसके संदर्भ में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की वैधता कमी है। तो कुल मिलाकर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित विषय आर्टिकल। दूसरा क्या है, अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 2 सहकारी समितियों का दर्जा मिला है। तो भारत का जो सहकारिता क्षेत्र है जो कि इंपॉर्टेंट है रोजगार आय के अवसर को बढ़ाने में, उसके साथ साथ विकास और कल्याण को बढ़ाने में, सामाजिक न्याय को बढ़ाने में और विशेष करके कमजोर वर्गों को सशक्त करने के दृष्टिकोण से जो सहकारिता क्षेत्र की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, इसलिए सहकारिता क्षेत्र के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। रेलवे सुरक्षा, अभी हाल फिलहाल में एक दुर्घटना हुई है, रेल दुर्घटना, जो कि अपने आप में एक नकारात्मक है। इतना विकास और ग्रोथ के बावजूद, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बावजूद आज भी देश में परिवहन के एक मुख्य साधन के रूप में रेल होने के बावजूद भी इसमें दुर्घटनाओं को पूर्णतया रोका नहीं जा सका है। तो उस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। एजुकेशन से संबंधित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने बेहतर प्रगति की है, मतलब भारत की यूनिवर्सिटीज को अच्छी रैंकिंग मिली है, जो कि एक सकारात्मक न्यूज है देश के शिक्षा क्षेत्र क्षेत्र उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो उससे संबंधित आर्टिकल है। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियों में जो शॉर्ट न्यूज है, तो पहला क्या, एनसीएलएटी जिसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उससे संबंधित जो न्यूज है। उसके बाद उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, उमंगोट नदी मेघालय की वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, ए डैश सिस्टम जो है विशेषीकृत इस्पात के लिए पीएलआई योजना और क्वांटम ग्रेविटी अंत में। तो चलिए हम लोग पहले अपने न्यूज आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। तो पहला न्यूज आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित वैश्विक संस्थाओं की घटती विश्वसनीयता। तो सबसे पहले ही बात कर लेंगे कि वैश्विक संस्थाओं मतलब क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण, और इसके साथ डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण क्यों किया गया था, शांति सुरक्षा को स्थापित करना, देश विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता को स्थापित करना। अगर यूएन की ही बात की जाएगी तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो हमने सीख लिया उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, युद्धों को कम करने के लिए, विवादों को कम करने के लिए इस तरह की एक मल्टीलेटरल बहुपक्षीय संस्था का निर्माण किया, जिसका कि महत्वपूर्ण उद्देश्य शांति सुरक्षा के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना, कल्याण को आगे बढ़ाना और सामंजस्य को आगे बढ़ाना, कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना था। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से या कुछ समयों से इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो वैधता है, वैलिडिटी है, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें भारत की भी भूमिका रही है, मतलब विकासशील राष्ट्रों के द्वारा, और जो अन्य विकसित राष्ट्र हैं जो कि अमेरिका और अमेरिका जैसे जो पश्चिमी राष्ट्र जिसको बोलते हैं उनके समूहों के अलावा, जैसे चीन, रूस जैसे राष्ट्रों के द्वारा, कि इनकी जो नीतियां हैं वो नीति कुछ 2-3 राष्ट्रों की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मंचों में, जबकि इनका स्वरूप क्या होना चाहिए था, वैश्विक स्वरूप होना चाहिए था। इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो जाए की जानी चाहिए थी, और क्योंकि ये सबके सामूहिक हित के लिए बनाया गया था, सबके लाभ को, सबको लाभ पहुंचाने के लिए। और तब ये कब संभव था, ये संभव तब था जब सबको समान रूप से सहभागिता दी जाए, समान अवसर दिए जाएं और मंचों पे जो है ना समान रूप से जो है ना उनको शामिल किया जाए। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, जैसे आईएमएफ की ऋण से संबंधित व्यवस्था है, वित्तीयन से संबंधित व्यवस्था है, उसमें भी सबको सहभागिता मिले। जैसे डब्ल्यूटीओ की समान रूप से सबके साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में इन पे जो है ना ये प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, और क्योंकि बेसिकली यही मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो
अमेरिकी विदेश नीति की विशिष्ट और हस्तक्षेप करने वाली जो पहल है, उसके कारण जो है ना, इनकी जो वैधता पे जो है ना सवाल हो गया जी, एक लेजिटिमेसी गैप बना है। और वो कहीं ना कहीं जो है ना पक्षपात पूर्ण ढंग से कुछ एक अमेरिका जैसे कुछ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रों के द्वारा ही की नीतियों को जो है नहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली वैश्विक संस्थाओं की घटती विश्वसनीयता, इसीलिए कि पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सांस्कृतिक पक्ष, मानवीय पहलू को रक्षा करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या इन संस्थाओं की भूमिका है। जैसे आप देखोगे व्यापार और वाणिज्य तो बता ही दिया, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो बता ही दिया, उसके बाद क्या शांति सुरक्षा संप्रभुता की रक्षा, और कहीं रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाए या कहीं भुखमरी की समस्या हो, उन सब में इन संस्थाओं की भूमिका है। तो चर्चा हम लोग ये इन संस्थाओं के बारे में और इन संस्थाओं की वैधता पे प्रश्न क्यों लगा है और क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या घटनाएं हुई हैं, उस पे तो चर्चा करेंगे ही। साथ में भारत के लिए क्या ये एक अवसर के रूप में हो सकता है या कुछ नकारात्मक पहलू भी निकलकर सामने आ सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, क्या है कि वैधता का क्षरण जो है पश्चिमी राष्ट्रों की इन संस्थाओं के कार्य को देखते हुए क्यों हुआ है। कि पश्चिमी देशों की प्रभुत्व वाली जो संस्था है, उनकी वैधता का क्षरण क्यों हुआ। तो हुआ यही है कि संस्थागत पूर्वाग्रह और दोहरे मापदंड, मतलब कुछ राष्ट्रों के लिए कुछ नीति और कुछ अन्य के लिए कुछ नीति। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पहले दिन से जो है ना उस पर कुछ सैंक्शंस लगाए गए संस्थाओं के द्वारा, युद्धरत राष्ट्रों के द्वारा में। ये सामान्य ये चीजें हैं वहां पे बताया गया उस मंच। लेकिन यही घटना जब इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में आई तो इजराइल पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं दिखी। यही क्या है, रूस को पेरिस ओलंपिक से बाहर किया गया, रूस और उसके साथी बेलारूस को, जबकि इस तरह की घटना दूसरे जगह नहीं दिखी। आप एक इतिहास में जाके देखो, एक किस्सा यहीं पे एक संदर्भ मुझे अभी नजर ध्यान में आ रहा है कि जिस वर्ष जो है अफगानिस्तान पे अमेरिका के द्वारा चढ़ाई की गई, उसी वर्ष जो है ना यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक जो है अमेरिका में किए गए। तो इस तरह का कोई भेदभाव वहां पे साफ स्पष्ट रूप से भेदभाव यहाँ पे दिख रहा है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। एक वित्तीय प्रणाली से संबंधित घटना भी हुई है, जैसे रूस वित्तीय संस्थाओं को स्विफ्ट प्रणाली क्या होता है हमने देखा है, इंटर बैंकिंग प्रणाली, मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश जो किया जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ, मतलब डिजिटली ट्रांसफर करना जो सुलभ हो सका है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वाले सिस्टम को स्विफ्ट सिस्टम। अब किसी देश को अगर इससे बाहर कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, तो क्या उस देश के लोग जो है स्विफ्टली जो है ना, मतलब स्मूथली जो है अपना ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्या वहां से व्यापार सुलभ होगा, आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से अलग थलग हो जाएगा वित्तीय स्तर पे, और उससे उसकी अर्थव्यवस्था और उसके जो हित हैं, भू रणनीतिक हित बड़े पैमाने में प्रभावित होंगे। तो बेसिकली यही कि रूस को जो है ना अलग पैमाने पे जाके, मतलब व्यापक पैमाने पे जाके उसे सैंक्शन करना है, उसे रोकना है। संस्थाओं का निष्क्रिय हो जाना। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संस्थाएं जो है ना, कुछ संस्थाएं जो बनाई गई अच्छे उद्देश्य से लेकर, लेकिन वही निष्क्रिय है, उनका कोई काम ही नहीं। जैसे यहाँ पे उदाहरण ये दिया है कि डब्ल्यूटीओ में एक विवाद, डब्ल्यूटीओ का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार और वाणिज्य का जो को स्मूथ बनाने के लिए, निष्पक्ष रूप से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ को बनाया गया। अब इसमें एक काम इसलिए इस संस्था में महत्वपूर्ण है कि विवाद जब हो जाए तो विवाद निपटान का काम भी यही करती है। तो उसमें एक ये इसकी संस्था है, अपीलीय निकाय है 2019 में, जो कि निष्क्रिय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने नए सदस्यों की नियुक्ति को रोक रखा है, यही है। और हुआ यही है कि मतलब क्या, इससे इस संस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो रहा है, हो पाता है। यही चीज है, नए सदस्य आ ही नहीं पा रहे। ये चीज इस तरह से हम लोग और अन्य संस्थाओं के बारे में भी देखा जा सकता है कि वो अब कार्यशील नहीं दिख रहे हैं, जबकि इससे पहले वो चीजें जो है ना की जानी चाहिए थी, या उद्देश्य था। ये संस्थाओं में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होना, मतलब क्या, आप देखोगे पिछले 40-50 वर्षों में क्या भारत की क्या
पूरे विश्व की पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बदली हैं। मतलब राजनीतिक जो है और रणनीतिक आर्थिक परिस्थितियां बदली, जहां जनसंख्या में बड़े पैमाने में बदलाव हुआ है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों की में भी वृद्धि हुई है। बहुत सारे राष्ट्रों ने पिछले 40-50 वर्षों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और काफी शक्तिशाली हो गए आर्थिक रूप से। तो इसमें क्या होना चाहिए था कि जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था है जो कि अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में, वैश्विक मंच के रूप, विश्व के मंच के रूप में है, तो उसमें क्या जो मेन जो बॉडी है उसकी क्या, जिनके पास वीटो पावर है, जो P5 बोला जाता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन के पास जो है, सिर्फ उन्हीं के पास है। इसमें क्या हुआ, इसमें इसमें अन्य राष्ट्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए था इस P5 में। भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है, इसमें कब से मांग की जा रही है भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के द्वारा, और भारत की जो विश्व राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण स्थान हो चुका है, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है और उसे दिया जाना चाहिए। ये बात देख सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग इन संस्थाओं को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है और इनमें बड़े पैमाने पे बदलाव की आवश्यकता है। अब संभावित रणनीतिक प्रश्न क्या हो सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इसका रणनीतिक पहलू क्या हो सकता है कि रणनीतिक आधार पर इसके क्या प्रभाव है या क्या निहितार्थ है। सबसे पहला कि अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर हमने यही बात की थी ना कि ये बनाया किसके लिए गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए, शांति के लिए, तो इन सब पे प्रभाव होगा। और जब ये घटेंगे तो युद्ध होगी, युद्ध जैसी, तनाव जैसी स्थिति बढ़ेगी। तो यही होगा, वैश्विक संस्था के राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने के कारण क्या भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। आप देखो पिछले कुछ वर्षों से जितने भी तनाव हुए हैं उसमें क्या है, यूएन जैसी संस्था जो कि बनाए ही इसी के लिए गई थी, युद्ध को रोकने के लिए, तनाव को रोकने के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं उसकी भूमिका ना के बराबर है। जबकि यूएन के स्थान पे कौन करता है भूमिका, कुछ एक राष्ट्र, अमेरिका जैसे राष्ट्र, जिनका अपना एक निहित जो है हित है उसमें। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है ना कहीं अपनी जो मूल जो उद्देश्य है उससे पीछे हट रही है और ये अंततः जो है ना क्या करने का काम कर रही है, विश्व में अशांति, अस्थिरता, असुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। जाहिर सी बात है, बड़े राष्ट्रों को अलग थलग करके, सैंक्शन लगा के उन्हें अलग कर दिया गया पूरे सिस्टम से ही। अब स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया रूस को, या इस तरह से अन्य बैन भी लगा दिए जाते हैं, ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं समय के साथ। तो उसमें क्या विदेश, इसके साथ होगा क्या, इसके साथ क्या होगा कि पूरी के पूरी जो है वैश्विक स्तर पे जो वाणिज्य और व्यापार है वो प्रभावित होगा, उसका वॉल्यूम प्रभावित होगा। अब रूस से होने वाला व्यापार घटेगा तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव तो घटेगा। मतलब रूस के द्वारा जो चीजें आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसकी पूर्ति कम होगी, तो पूर्ति कम होगी, पूरे के पूरे सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ेगा। अगर चीन पे अगर आपने इस तरह के सैंक्शन लगाते हैं तो चीन से आने वाली चीजों पे क्या चीजें होंगी, चीन से आने वाली चीजों पे उसकी मूल्य में वृद्धि, अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है, इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए इसे जो विदेश नीति के एक साधन के रूप में जो यूज किया जा रहा है ना, इसे एक तरह से विदेश नीति के साधन के रूप में, कि किसी को अगर पनिश करना है, दंड देना है किसी अपने विरोधी राष्ट्र को, तो ये इस तरह की पॉलिसी अपनाया जाना जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, तो ये चीज घातक है। ऊर्जा संसाधनों की सेम यही चीज अगर पूरे के पूरे जो वर्ल्ड नेटवर्क है, जो ऊर्जा परिदृश्य है, तो उसमें क्या सबसे बड़ी जो ऊर्जा संसाधन, जो स्रोत पे, जो संसाधन पे टिकी हुई है, जैसे तेल और गैस की आपूर्ति इसमें आवश्यक है, जिससे कि इसके मूल्य में जो है ना एक स्थिरता बनी रहे और इसकी आपूर्ति बनी रहे पूरे दुनिया में। लेकिन आप जो मेन कंट्री को आपने उसमें सैंक्शन लगा दिया, अभी रूस की कंपनियों पे सैंक्शन लगाया गया बड़े पैमाने पे, और उसका आधार सिंपल यही था कि भारत ना खरीदे उससे, भारत उससे ना खरीदे। और पहले भी ईरान से तेल लेने पे भारत को मना कर दिया गया, भारत ने मना भी कर दिया। तो ये चीजें देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा बड़े पैमाने पे तेल की कीमतों में ऊपर नीचे होगी या अन्य ऊर्जा के संसाधनों में। तो इस तरह से अस्थिरता और सुरक्षा और विकास के विरुद्ध जो है माहौल बनेगा। चलिए, क्या है भारत के लिए, क्या अवसर है, भारत के लिए अवसर यही है कि आर्थिक अवसर में
आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, अपने आप को स्थापित किया कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति की ओर चल चुका है। मतलब क्या, भारत की जीडीपी क्या है, 4.1 समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। ये अभी जो है आईएमएफ की रिपोर्ट ही आई है, अभी हाल फिलहाल में, उसी के द्वारा ये बताया गया है। नीति आयोग की भी रिपोर्ट थी उसके द्वारा, और इसे ये और आगे जो है ना और बढ़ने की, जिसके कारण क्या है कि पूरे विश्व में ये अभी चौथे स्थान पे हो गई है, जापान को पीछे छोड़ते हुए 4th पोजीशन पे, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और यही इस तरह से बढ़ती रही तो कुछ वर्षों में क्या, ये जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पे जा सकती, तीसरे स्थान पे, 3rd पोजीशन पे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो सकता है। रणनीतिक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना क्या है? गुटनिरपेक्षता हमने पहले ही सुना है कि भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या? गुटनिरपेक्षता। इसमें क्या होता है? इसमें क्या, हम दो पक्षों के बीच में, मतलब दो ध्रुवों के बीच में किसी का पक्ष नहीं लेते, मतलब तटस्थ की भूमिका होती है। तटस्थ, तो तटस्थ की भूमिका मतलब क्या? निष्क्रिय होना नहीं, यहां पे एकदम क्लियर है, निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि दोनों गुटों से निरपेक्ष होना। मतलब उसकी पॉजिटिव चीजों को लेते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव चीज है उसे लेते हैं, ना कि नेगेटिव चीज को। तटस्थ होना यहाँ पे ये है, गुटनिरपेक्षता का मतलब ये है। और ये विदेश नीति का हमारा एकदम कोर वैल्यू। आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में भी, इतिहास की बात छोड़ दीजिए, अभी हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन का वॉर हुआ, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर हुआ, अफगानिस्तान में अशांति है, तालिबान का शासन है, सब में भारत का स्टैंड एक कॉमन था। क्या? शांति, अहिंसा, इससे बात होनी चाहिए। हम दोनों, रूस यूक्रेन में, रूस जो है ना भारत का परंपरागत मित्र है। आज अफगानिस्तान में इस तरह की चीजें हुई, सरकार से संबंध भी स्थापित हो गए। इजराइल फिलिस्तीन में भी इजराइल है, लेकिन सब जगह भारत ने क्या, जहां भी इस तरह के तनाव का माहौल है, मतलब खासकर दो राष्ट्रों के बीच में, वहां भारत का स्टैंड क्या है कि डायलॉग से मामले को सुलझाया जाना चाहिए, ना कि युद्ध को। युद्ध किसी भी मामले का कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये रूस को भी केस में बताया गया, ये इजराइल के केस में भी बताया गया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत के द्वारा। तो इसे गुटनिरपेक्षता बोला जाता है। तो इसी तरह से रणनीतिक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, और ये नीति क्या, एक निष्पक्ष लीडर की भूमिका में भारत को स्थापित कर सकता है, निष्पक्ष में, जो कि जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के रूप में देखा जाएगा, विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में, और वहां पे क्या, किसी भी प्रकार के वैश्विक मंच पे भारत को स्थान मिल सकता है और अपने एलाइज को, मतलब अपने प्रभाव को बढ़ाने में ये भूमिका मदद कर सकता है। ये सांस्कृतिक पूंजी के रूप में क्या, भारत के मूल्यों में भी, ये सांस्कृतिक मूल्यों में है ही हमारे कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा राष्ट्र जो है अपना परिवार की तरह है। हमने ये नारा भी दिया गया कि वन प्लेनेट वन फैमिली, इस तरह के जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो माना जाता है। वो विदेश नीति में भी हमारे सहजीवन, सामंजस्य, इस तरह की चीजें, विचार जो है ना, हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि मानवता, जिसमें मानवता, शांति, सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करना, सम्मान करना। तो इन सब के आधार पे हम लोग एक पोस्टर बॉय के रूप में हो सकते हैं, मतलब एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हो सकते हैं। मतलब पूरे विश्व भर में जो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का काम था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का काम तो यही था ना, शांति स्थापना करना, सुरक्षा की स्थापना करना, तो वो हमारे इसमें है, संस्कृति में और हमारे विदेश नीति में, जिसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करना। ये ग्लोबल साउथ क्या है? कुछ नहीं, इन सब का एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल कि हम कर क्या रहे हैं। बात तो हो गई ये कहने की, हम अब कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि भारत के द्वारा कि ग्लोबल साउथ की अवधारणा को बल दिया जा रहा है, उसको बढ़ चढ़कर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब क्या है ग्लोबल साउथ? क्या, ये एक आर्थिक अवधारणा, आर्थिक और भू रणनीतिक समझ लो आप। ये ऐसे ज्योग्राफी में जो है ना, ज्योग्राफी के आधार पे मानचित्र में आप देखोगे तो कुछ ऐसे राष्ट्र, महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं जिनका पोजीशन क्या, आप देखोगे इक्वेटर या इक्वेटर से पास नीचे देखोगे दक्षिण में अवस्थित है। मतलब बेसिकली ये विकासशील राष्ट्र हैं या गरीब राष्ट्र हैं। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है, अब क्या है, वैश्विक मंचों पे इनके हितों की भी बात की जानी चाहिए।
इनके पक्षों को भी रखा जाना चाहिए और मजबूती से रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रह रहा है, तो वैश्विक मंचों पे इनकी हित की बात की जानी चाहिए। इसी तरह से कुछ गरीब राष्ट्र जो अफ्रीका में रह रहे हैं, जो एशिया में हैं, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो गरीब राष्ट्र हैं, उन पे क्या अर्थव्यवस्था की समस्या तो है ही, गरीबी भुखमरी जैसी समस्या तो है ही, साथ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के जो जो इनके हित हैं, इनकी समस्या है, उनको रखा जाना चाहिए। भारत उसका एक प्रणेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में बनकर उभरा है और भारत को उसका नेता माना जा रहा है इनके द्वारा। तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा जो है इन विकसित राष्ट्रों के द्वारा चलाई जा रही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके विकल्प के रूप में एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यही क्या कि वॉइस ऑफ भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का यह भी क्या किया गया था, आयोजन भी किया गया था और मेजबानी किया गया था और भारत के अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया। तो ये हमने देखा है, तो ये चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं भारत के लिए। चलिए, दूसरा क्या है हमारा आज का न्यूज आर्टिकल, इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्या, अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 2 सहकारी समितियों का दर्जा मिला है। सहकारिता से संबंधित, सहकारिता से संबंधित। तो सहकारिता क्या होता है कि मिलकर काम करना है, सहकार के द्वारा, मतलब सामूहिक हित को देखते हुए, और किसी एक के द्वारा इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं होगा या इंडिविजुअल के द्वारा कोई चीज नहीं की जाएगी, बल्कि क्या, या उनके उद्देश्य को ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि समूह के द्वारा किया जाने वाला कार्य, समान उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य। तो इसलिए संघ बना के काम करके और समान उद्देश्य के साथ अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बढ़ाना और अपना विकास करना, अपने सशक्तिकरण को बढ़ाना। इसीलिए क्या है ये, आप देखोगे कि इसमें अमूल जैसी संस्था आप देखोगे जो कि दुग्ध उत्पादन, डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित है, डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है। इसी तरह से आप देखोगे जैसे इफ्को जैसी संस्था है जिसको अभी दिया गया है रैंकिंग। इफ्को क्या करती है, किसानों को क्या करती है, फर्टिलाइजर मुहैया करवाती है। मतलब कृषि में फर्टिलाइजर क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनपुट है और भारत के किसान के लिए फर्टिलाइजर खरीदना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अधिक उसका मूल्य एक इंपॉर्टेंट है और वो अधिकतर जो है ना आयातित जो है फर्टिलाइजर हमारे यहाँ आ रहा है। तो इसमें सहकारिता काम करती है। उसके बाद हमने कहाँ देखा है सहकारी संस्थाओं को, जो लोकल लेवल पे जो ऋण देने वाली जो बैंकिंग सिस्टम है वो सहकारी बैंक होते हैं। ये हमने सुना है अपने गांव और अपने छोटे शहरों में। कुछ इस तरह के जो बैंक हैं, सहकारी बैंक काफी बड़े भी हैं, राज्यों के बाहर भी काम करते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य भी। उसके बाद कुछ ऐसी संस्थाओं को भी हमने सुना है सहकारी संस्थाओं के रूप में जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आम घरेलू जीवन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सहकारी संस्थाओं को देख सकते हैं। और सहकारी संस्थाओं का निर्माण कौन करता है, गांव के या समाज के ही डिफरेंट इंडिविजुअल जो अकेले अगर काम करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक सामाजिक और रणनीतिक क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन अगर वो मिल जाएंगे, एक संस्था बना लेंगे मिलकर, और जो कि समानता पर आधारित होगी, सबके शेयर के साथ चलेगी, उसकी आर्थिक सामाजिक कैपेसिटी क्षमता बढ़ जाएगी और उससे उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ जाएगी और कॉमन उद्देश्य से काम करेंगे, अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, उद्देश्य को करने के लिए, जैसे कृषि करने के लिए, जैसे ऋण देने के लिए, जैसे कोई दुग्ध उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो यही है सहकारिता। तो इसलिए सहकारी संस्थाएं क्यों इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में पेपर कहां पे आएगा, तो सबसे पहले तो आप देख लो ये क्या, कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास से संबंधित है, सशक्तिकरण से संबंधित है। तो पेपर 2 ही आप कर लो, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। तो जीएस पेपर 2 आप कर लो। उसके बाद क्या, जीएस पेपर 3 मैंने बताया कृषि क्षेत्र के विकास, तो जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था से संबंधित आप समझ लो। तो ये चीजें हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हुआ यह है कि अमूल और इफ्को जो सहकारी संस्थाएं हैं उन्हें क्या किया दिया गया कि शीर्ष की 2 सहकारी संस्थाओं में शामिल किया गया है। किसके द्वारा, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में। और ये कौन निकालता है, ये निकालता है, ये संस्था है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है, यही खबर है। चलिए अब सहकारिता के क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि भारत में सहकारी संस्थाएं, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सहकारिता के 7 सिद्धांत। ये जो अभी हमने देखा था अभी कि सहकारिता के 7 सिद्धांत कौन है, यही कि सबको क्या,
स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण, मतलब सबकी समान सहभागिता तभी होगी जब डिसीजन मेकिंग में सहायता होगी। स्वायत्ता और स्वतंत्रता होगी। शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, मतलब ये जो सदस्य हैं अगर इन्हें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी तो कैसे होगा, जो जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उनका, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एजुकेट भी किया जाना चाहिए। सरकारी समितियों के बीच सहयोग, सहकारी समितियों के बीच में समुदाय के प्रति चिंता, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, मतलब कुछ अपना पूंजी लेकर एक साथ मिल जाए, तो वही है समुदाय की आर्थिक भागीदारी, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। तो तभी ये क्या कर सकते हैं, कुछ नया, नई संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अमूल फॉर एग्जाम्पल ले लो, अमूल क्या एक सरकारी एक सहकारी विपणन संस्था है, मतलब मार्केटिंग करने वाली। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, मिल्क है, प्रोडक्ट क्या है, मिल्क है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल्क है। और मिल्क कौन ये कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, गरीब किसान और गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति, यही कर रहा है। और उसके द्वारा क्या कर रही है, ये अमूल जो है खरीद रही है। ये लाखों किसान हो सकते हैं और इनको सबको ये सदस्य हैं इस अमूल संस्था के, सहकारी संस्था को। और जो इससे लाभ होगा बेचकर इस और या इस प्रोडक्ट के, वो सब इसमें बटेगा। तो यही चीजें, ये कॉमन, ये परिभाषा क्या है, वही हमने बताया कि कॉमन स्वायत्ता के साथ स्वायत्त संघ होगा, मतलब खुद की इच्छा से, उसका क्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे, संयुक्त स्वामित्व एवं लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में साथ होना, सहभागी, समानता का, ये कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। उत्पत्ति क्या, सहकारी ऋण समितियां अधिनियम 1904, तो हम देख सकते हैं ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में, इसका नाम ही है संस्थाओं के रूप में। इस कानून का संवैधानिक मान्यता, ये और ये स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था, ठीक है। तो इसलिए देश के कुछ राज्यों में इसका विकास काफी अधिक हुआ, विभिन्न प्रोडक्ट्स में हुआ है, खास करके ऋण देने में वाली समितियों के रूप में, संस्थाओं के रूप में, और डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि गन्ना से चीनी बनाने के लिए, और उसके बाद जो दुग्ध उत्पादन के लिए, इस तरह की चीजों में। संविधान में क्या है, संविधान में सबसे पहले क्या है, मूल संविधान में से शामिल किया गया संवैधानिक संशोधन के द्वारा 97वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा, 2011 में, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इसमें क्या किया गया, इसमें मूल अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकार में कहां शामिल कर लिया गया, मूल अधिकार में हमने देखा है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है, उसके साथ साथ क्या, कारोबार करने की भी स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की भी स्वतंत्रता है। इसी तरह से देखेंगे आर्टिकल 19 एक सी में क्या था, संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। तो इसमें जोड़ दिया गया सहकारी संस्थाओं का निर्माण के लिए, ठीक है, का निर्माण आपका मूल अधिकार है, कोई आपसे रोक नहीं सकता। उसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में भी इसे शामिल कर लिया गया, और 43B, अनुच्छेद 43B को जोड़ लिया गया कि राज्य जो है इनके पोषण के लिए, इनके बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, ठीक है। कानूनी फ्रेमवर्क क्या है कि भारत में सहकारी संस्थाएं, देखिए दो तरह की सहकारी संस्थाएं, एक राज्य के अंदर काम करने वाली, एक राज्य के बाहर काम करने वाली। तो राज्य के अंदर जो काम करती हैं उनके लिए, राज्य या यूटीज के अंदर जो काम करती है उनके द्वारा वहीं का बनाया गया कानून काम करेंगे। और जो बाहर काम कर, जो एक राज्य से बाहर भी काम करती हैं, उनके लिए ये कानून है, कौन सा, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, जिसमें 2023 में संशोधन भी किए गए हैं कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हाँ यही है, ठीक, यही बताया गया। और इसलिए भारत में दुनिया के 1/4 से, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि 1/4 से अधिक यानी 8.44 लाख, यानी कि काफी महत्वपूर्ण संख्या है हमारे यहाँ, जो सहकारी समितियां हैं बनी हुई। और सहकारी समितियों के मामले में शीर्ष राज्य कौन है, तो मैंने बताया कि पहले से ही वहां पे डेवलपमेंट अच्छा था सहकारी समितियों, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये सहकारी समितियां मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही हैं, डिफरेंट कार्यों में संलिप्त है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में। पहल क्या है, महत्वपूर्ण पहल इस दिशा में कि सबसे पहले 1963 में क्या किया गया, 1963 में सबसे पहले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई। उसके बाद क्या, 1982 में क्या किया गया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि क्या, वित्तीयन का काम करती है, वित्त देने का, और खास करके कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए
ठीक है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी लाई गई। तो ये कानूनी रूप से हम लोग देख सकते हैं जो इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया। अब देख लेते हैं वो दोनों संस्थाओं के बारे में थोड़ा। तो अधिकतर चीजें तो हमने बात कर ली कि जैसे अमूल है, अमूल की का नाम ही था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल, जिसका क्या जो आनंद जो है गुजरात में एक शहर, वहां पे ये अवस्थित है ये। और वही सहकारी क्या है, ये विपणन समितियां हैं। ये क्या है, सहकारी विपणन समिति है ये, मार्केटिंग का। तो हमने देखा है 1946 में त्रिभुवन दास पटेल ने की इसकी स्थापना। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में हम लोग इसे याद कर सकते हैं। 33 जिलों को कवर करता, काफी व्यापक है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह 3.6 मिलियन दुग्ध उत्पादक सदस्य शामिल है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा नंबर है और कितने बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार और आय के अवसर सुनिश्चित करवाता है एक ऐसी अमूल जैसी संस्था। उसी तरह से इफ्को या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और 1967 में बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो ये बहुराज्य ही थी शुरुआती दौर से। ठीक है, चलिए अब रेलवे सुरक्षा से संबंधित न्यूज आर्टिकल, हमारा आर्टिकल नंबर 3 क्या है, आधारभूत अवसंरचना से संबंधित है। जैसे रेलवे की बात आती है तो रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आधारभूत अवसंरचना से संबंधित है। और आधारभूत अवसंरचना में क्या, परिवहन से संबंधित है। ठीक है, परिवहन क्यों, क्योंकि रेलवे क्या है, देश के एक महत्वपूर्ण परिवहन साधनों में से एक है। जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। तो रेल मार्ग महत्वपूर्ण है क्यों, क्योंकि इसका प्रसार जो है करीब 65-66 हजार किलोमीटर के क्षेत्र में है और वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा। और उसमें भी क्या, हम लोग फ्रेट, टोटल जो माल ढुलाई है उसमें भी महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है, ये रेल का है। तो इसीलिए ये क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी, इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद भी इसमें क्या दुर्घटना जैसी जो सामान्य समस्याएं हैं वो अभी भी वर्तमान है। और हर साल ये ठीक ठाक मात्रा में दुर्घटनाएं हो रही है। मतलब रेल के मतलब एक दूसरे से टकराने की घटना, इस तरह की सामान्य सी घटना भी देखने को मिलती है। और आज न्यूज भी इसलिए है, ये न्यूज आर्टिकल, कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में एक खड़ी जो मालगाड़ी है उस पे एक जो सवारी गाड़ी जो है ना उस पे चढ़ गई और उसमें 11 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और कितने उसमें घायल भी हो गए। तो इस तरह की घटना को अभी भी नहीं रोका जा सका। इसलिए आवश्यक है कि इसमें आमूलचूल सुधार किए जाने चाहिए रेलवे क्षेत्र में, जिससे क्या देश की अर्थव्यवस्था को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जो मानवीय हानि हो रही है उससे भी को भी रोका जा सकता है। तो यही है। और जैसा मैंने बताया कि सामान्य रूप में ये क्या, इस तरह की समस्याएं जो पटरी से उतर जाना, टक्कर होने जैसी दुर्घटनाएं, इस तरह की घटनाएं, ये अभी तक नहीं रोका जा सका है और अभी हाल फिलहाल में हुई है। और एक आंकड़ा अगर देखेंगे तो 14-15 में, 2014-15 में 135 घटनाएं हुई थी और 24-25 में 31 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना अपने आप में जो है ना इस पूरे के पूरे व्यवस्था के लिए जो है ना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस पे इसके रेलवे के आधुनिकीकरण को और उसके अपग्रेडेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसको मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी नए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो कि रेलवे के को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए उसको एफिशिएंट बनाए और उसको एक्सीडेंट प्रूफ बनाए। भारत में रेल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण यही है जो हमने देखा कि पटरी से उतर जाना, इस तरह की घटना, ये घटनाएं हुई। मतलब ट्रैक में कुछ ना कुछ टूट फूट की घटना, मेंटेनेंस से जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। सिग्नलिंग संबंधी मतलब टेक्नोलॉजिकल सीधे सीधे एरर, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अभी भी क्या ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब मैनुअली चीजों को किया जा रहा है, जिसके कारण जो है ना ऑपरेशन के दौरान जो है ना इस तरह की चीजें होती हैं और जिससे दो ट्रेनें जो है ना आपस में भिड़ जाती हैं ट्रैक पे, सेम इस पे होने के कारण। परिचालन संबंधी गलतियां, वही ऑपरेट करने से संबंधी गलतियां, क्यों, क्योंकि वही कि ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है, मैनुअली चीजें ज्यादा कर रहे हैं और वो क्या है, ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनके पास जितना स्किल होना चाहिए उतना नहीं है। तो रेलवे कर्मी द्वारा दोषपूर्ण सिग्नलिंग, तो वो
जो एरर होने की संभावना है वो अधिक है हमारे सिस्टम में, जिस पे काम किया जाना चाहिए। लेवल क्रॉसिंग और इसके साथ-साथ क्या लेवल क्रॉसिंग की घटनाएँ, मौसम संबंधी कारक, लोको पायलट की थकान सहित मानवीय त्रुटियाँ, आगजनी आदि। तो ये सब देख सकते हैं कारण, सामान्य कारण। मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण रेल दुर्घटनाएँ थी, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाल-फिलहाल की जो कुछ दुर्घटनाएँ हैं, जो इसमें बड़ी घटना हुई है, जिसमें ज़्यादा लोगों की जान गई है, उसे कुछ याद कर सकते हैं आप, मेंशन कर सकते हो आप रेफरेंस के तौर पे। रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब उठाए गए कदम क्या है, पहल क्या है भारत सरकार में? तो सबसे पहला तो हमने देखा कि हुँ। कि इसमें क्या आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत है, इसे मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट के आधार पे, हर लेवल से। तो इसके लिए क्या फंड चाहिए, तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है। इसमें क्या महत्वपूर्ण सुरक्षा परिसंपत्तियों को बदलने और नवीनीकृत करने, उन्नयन करने, अपग्रेड करने, अपडेट करने, मॉडिफाई करने के लिए 2017-18 में। रेलवे सुरक्षा आयोग नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत है। ये रेलवे सुरक्षा आयोग को बनाया ही इसी के लिए गया है कि जो रेलवे सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं, सलाह है, जाँच है, निरीक्षण सब ये करेगी ये। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियाँ, यही जो बात कर रहे थे हम लोग, जिसके कारण दुर्घटनाएँ होती हैं कि मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पॉइंट्स और सिग्नलों को केंद्रीकृत संचालन, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड ही सिस्टम हो जिससे हर जगह के सिग्नल को कंट्रोल किया जाए और वो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें ना के बराबर हो। कवच कवच सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है, ये ब्रेक से संबंधित एक्सीडेंट को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, एटीपी प्रणाली बोला जाता है इसे। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो ये काफी चर्चा में भी रहता है कवच प्रणाली जो है, जिससे कि ट्रेन इस तरह की स्थिति में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाने की टेक्नोलॉजी ये है। जीपीएस आधारित कोहरा सुरक्षा उपकरण, अल्ट्रासोनिक दोष पहचान आदि, जिससे क्या ट्रैक पे जो है ना किसी भी इस प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में वो अपने आप उसको सुनिश्चित करने के लिए, ट्रेन को उससे बचाने के लिए। तो बेसिकली क्या है, मौसम भी एक बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है रेलवे दुर्घटनाओं के लिए। आप देखोगे सर्दी अब आने वाली है, सर्दी के दिनों में जो है ना ट्रेनें अधिकतर लेट चलती हैं या एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोहरा के दौरान क्या है, कारण क्या है, अपीयरेंस जो विजिबिलिटी जो है ना वो खराब हो जाती है। तो इससे हम लोग बचने के लिए निष्कर्ष यही है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, अपग्रेड किया जाए और जो बड़े पैमाने पे जो मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए तो कम किया जाए, और दूसरा क्या है, उनको क्या स्किल डेवलपमेंट, स्किल अप स्किल्ड किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए। तो यही है। तो हमारा जो अंतिम आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, वो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने बेहतर प्रगति की है। तो बेहतर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग किया है, मतलब यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग प्रदान किया जाता है, काफी पॉपुलर है, पूरे दुनिया भर में दिया जाता है। ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये ध्यान रखेंगे 2026, जिसमें भारतीय यूनिवर्सिटी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और चीन के बाद इसका नंबर मतलब संख्या के आधार पर इसमें जो अभी शामिल किए गए हैं वो भारतीय यूनिवर्सिटी भी है अच्छे प्रदर्शन में, रैंकिंग में। तो ये बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है भारत के उच्चतर शिक्षा में किए गए विकास के लिए। तो बेसिकली क्या, ये हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए और देश में कल्याण को सुनिश्चित करने काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च को बढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि क्या, हायर एजुकेशन को जितना बढ़ावा मिलेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और डिफरेंट सेक्टर में विकास उससे सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगर आप विकसित राष्ट्रों में देखेंगे, यूएसए, चीन, इस सब में जैसे-जैसे इन्होंने विकास किया, जिन भी राष्ट्रों ने विकास किया दुनिया में, वहाँ की यूनिवर्सिटी हाई लेवल की, वहाँ क्या शिक्षा से के साथ-साथ वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और क्या कि वैश्विक सोच को बढ़ाने पे, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और क्या, पूरे के पूरे जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या करती है, वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो व्यवहार, जो जो उपयुक्त प्रैक्टिस चल रहे हैं, उसको समझाने का, छात्रों को समझाने का, उनसे अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। जिससे क्या, वो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएँ, तो उस चीज़ को अपनाकर वो अपना तो प्रगति करे ही, विकास करे ही, साथ में देश का भी विकास कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। तो कुल मिलाकर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने का यही उद्देश्य है। तो इसीलिए क्या, एजुकेशन सेक्टर से जोड़ सकते हैं इसे, ये जीएस पेपर 2 में देख सकते हैं आप इसे। कल्याण से जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि एजुकेशन है।
इस तरह से। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के रूप में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसके कारण से ये हम आगे देखेंगे। तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में क्या हुआ है, 100 में से 7 जो है शीर्ष, 100 में से 7 भारतीय शीर्ष संस्थाएं हैं, पहला। दूसरा क्या है, 2026 में भारत के विश्वविद्यालय की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई है, जैसा मैंने बताया अभी कि 2016 में मात्र 24 विश्वविद्यालय थी और अभी कितने हैं, 294। कितना हो गया, 294। तो ये तो काफी परसेंटेज बढ़ गया। और इससे ऊपर सिर्फ एक चीन है जिसकी 395 संस्थान है, तो मतलब सेकंड इंडिया का ही पोजीशन है। तो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत की यूनिवर्सिटियों के द्वारा काफी अच्छा रैंकिंग ये किया गया है। रिपोर्ट के अन्य मुख्य बिंदु क्या है, वही शीर्ष पे कौन कौन से संस्थाएं हैं भारत की, उसके बारे में बताया गया है कि शीर्ष 100 संस्थाएं, मतलब एशिया की बात की गई है, शीर्ष 100 संस्थाएं, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मतलब आईआईटी, 5 आईआईटी हैं, उसका एक इंडियन स्कूल ऑफ साइंस है बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय, ये संस्थाएं हैं इसमें। अब क्या है, इस वर्ष रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को क्या 59वां स्थान, इसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली को 59वां स्थान है और लगातार आईआईटी दिल्ली को 5वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया, लगातार 5वें वर्ष। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। उसके बाद क्या प्रभुत्व क्या है, पेपर पर फैकल्टी, पर पेपर मतलब पर फैकल्टी के द्वारा, मतलब प्रत्येक फैकल्टी के द्वारा जो सूचकांक में क्या, ये अलग से एक सूचकांक निकाला जाता है कि प्रति फैकल्टी के द्वारा कितने पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि वहां पे किस तरह के रिसर्च के कार्य चल रहे हैं। हायर एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन से जो लोग जुड़े होंगे या जिन्होंने किया होगा, परस्यू किया होगा, उन्हें ये पता है। तो क्या है कि सूचकांक में भारत अग्रणी रहा है और इसमें भारत के 5 विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में है और 28 विश्वविद्यालय 50 में शामिल है, मतलब संख्या काफी अच्छी है इसमें भी। और उसका इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, हांगकांग विश्वविद्यालय चीन का, और उसका क्या पीकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन का है, जो फर्स्ट और सेकंड है, हांगकांग फर्स्ट और पीकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड। कवरेज क्या है, 1529 विश्वविद्यालयों में टोटल किया गया है, 1529 विश्वविद्यालय में, 1529 में 1529 विद्यालय को शामिल किया गया है। 11 संकेतक है, मतलब इंडिकेटर्स, इनके आधार पर रैंकिंग की गई है। तो वही जैसे बताया कि शैक्षणिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा जो है, उसके बाद क्या संकाय छात्र टीचर स्टूडेंट रेशियो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क से कैसे जुड़ा हुआ है, रिसर्च नेटवर्क से, तभी तो उसको फायदा मिल पाएगा आपकी यूनिवर्सिटी को और आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस से जोड़ पाओगे अपने छात्रों को भी और पूरा का पूरा कैंपस को भी। आप उस तरह से प्रति पेपर उद्धरण पब्लिशिंग जो हमने देखा है पर फैकल्टी, पेपर पर फैकल्टी, वही कर्मियों की योग्यता, मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर है वो कितनी योग्यता है, पीएचडी है सब है या नहीं है, कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकाय छात्रों एवं एक्सचेंज प्रतिभागियों की हिस्सेदारी आदि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है एक्सचेंज के, जो छात्र एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक जाते हैं और उसमें इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सब भी किस तरह के प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहे हैं और कितना उसमें पॉजिटिव है। अब क्या है, भारत में उच्चतर शिक्षा फ्रेमवर्क है, इंपॉर्टेंट दिखा यहाँ पे, उपलब्धि अच्छी दिखी, लेकिन क्या किया गया है के लिए हम लोग क्या करते हैं घरेलू स्तर पे, हम लोग इन फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, तो सबसे पहले NIRF, जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग MBA किया होगा अपनी यूनिवर्सिटी में, अब ध्यान रख लो कि सब यूनिवर्सिटियां अपनी NIRF रैंकिंग जो है मोटे मोटे अक्षरों में ऐड करती है, जिनका रैंकिंग अच्छा है, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये भारत की क्या है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ही जो है ना, देश के अंदर जो है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रदान करती है। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग ने 2015 में लॉन्च किया था। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, इसी तरह से सर्वेक्षण की बात है अखिल भारतीय स्तर पे, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2010-11 में, और इसमें यही शिक्षक, छात्र नामांकन, प्रोग्राम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा, वित्त तथा अवसंरचना जैसी कई मापदंडों को कवर किया जाता है। तो यही है। अब सुधार के लिए पहल, क्या पहल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें शिक्षा को समग्र, समुत्थानशील, बहुविषयक और वैश्विक बनाना है। सिंपल यही है कि विश्व स्तर पे हम अपने यूनिवर्सिटीज को ले जाएंगे, अपनी शिक्षा के स्तर को ले जाएंगे, हायर एजुकेशन को, तो उसके लिए आवश्यक है उसको क्या, समान बनाना, सबको समान पहुंच, उसके बाद क्या, उसे बढ़ावा दिया जाना, वैश्विक सोच को बढ़ावा देना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, तो इसी से हो
पाएगा वो। उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण किया जाना, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जो कि क्या, इसको वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्जा मिल सके, तो इस तरह के संस्थानों का निर्माण करने पर जोर दिया जाए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि इसमें क्या, राज्य के विश्वविद्यालय को भी ये पूरा जो क्वालिटी लेवल पे जो विकास किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज का नेशनल लेवल पे, उसमें राज्य के, स्टेट की यूनिवर्सिटीज को भी शामिल कर लिया जाए, जिससे कि उनकी भी गुणवत्ता बढ़े। स्वयं पोर्टल, ये काफी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल। और ये स्वयं पोर्टल क्या करता है, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेक्चर है, उसके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह है, और फ्री निःशुल्क है ये सबके लिए। तो ये क्या सुनिश्चित करेगा, समावेशी हुई ना नीति है। समावेशी नीति क्या है, मतलब कि देश में कोई कहीं भी रह रहा है तो वो इसको एक्सेस कर सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। समाज का कमजोर वर्ग, समाज का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और क्षेत्रीय आधार पे भी जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जहां पे कॉलेज एजुकेशन नहीं पहुंच पाया, उसकी पहुंचने, तो पहुंच सुनिश्चित करेगा। बहनीयता मतलब अफोर्डेबिलिटी वाला जो चैलेंज है उसे दूर किया जा सकेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल को हम दूसरे जगह भी कोट कर सकते हैं। तो स्वयं पोर्टल तो है ही, इसका फुल फॉर्म ये है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और इसी तरह से क्या, MOOCS, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज दिए गए हैं, जिसको एक्सेस किया जा सकता है निःशुल्क रूप से। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए अब हम लोग अन्य सुर्खियों में शॉर्ट न्यूज हैं उसे देख लेते हैं। पहला, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है, कंपनी मामलों से संबंधित जो विवाद हैं उसके मामले में जो उससे संबंधित जो फैसले हैं, निर्णय हैं, उसके लिए अपील करने के लिए एक संस्था है भारत सरकार की। और ये कंपनी लॉ के अधीन जो है ना, इसे जो है ना, इसका निर्माण किया गया है 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ठीक है, कि धारा 410 के तहत गठित है। ये ध्यान रखेंगे। आज का उद्देश्य मैंने बता दिया। अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्या है कि इसका एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर ये आया है कि व्हाट्सएप जो मेटा डेटा को यूज करती है, मेटा मतलब जिस तरह की संस्था है, जो जिस तरह की जो आप देखोगे कि जो सोशल मीडिया है, तो वो व्हाट्सएप जो है उस तरह के डेटा, जो यूजर का जो डेटा है उसे वो यूज कर सकती है अपने एडवर्टीजमेंट पे, उस पर रोक लगा दिया है। ये 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध को, अच्छा, प्रतिबंध को छूट देती है ये एनसीएलटी ने दिया है। लेकिन जुर्माना बरकरार रखा है, जुर्माने को बरकरार रखा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दूसरी संस्था है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये क्या काम करती है, देश में जो फेयर प्रैक्टिस है बिजनेस के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और मोनोपोली को घटाने के लिए, यही हमने पढ़ा है इसे। और न्यूज टुडे हमने देखा होगा, तो इसके पहले के जो है ना अंक में हमने ये इसके बारे में चर्चा की है। तो खैर, तो इस संस्था ने अभी क्या पैरेलली क्या किया है, इस संस्था ने इसी मुद्दे पे व्हाट्सएप को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए उसके प्लेटफॉर्म पे एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को 5 साल की अवधि के लिए मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने पर प्रतिबंध कर दिया था। इसने छूट दे दिया है और इसने जो है प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका थोड़ा काम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है ये एनसीएलटी में, किस किस मामलों में किसके निर्णयों को यहां पे अपील किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय कंपनी अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिवाला और शोधन क्षमता संहिता आईबीसी, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जिसे बोला जाता है, भारतीय दिवाला शोधन क्षमता बोर्ड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। मतलब आप देख लो पूरा का पूरा जितने भी कानून है और ये बोर्ड बताई जा रही है, सब क्या कंपनी मामलों से संबंधित है। कंपनी मामलों से, कंपनियां कहीं दिवालिया हो रही हैं, कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं, तो उससे संबंधित जो विवाद हैं, वो उससे संबंधित जो बोर्ड है या न्यायाधिकरण है, उनके फैसलों को यहाँ पे दिया जाता है चुनौती। ठीक है, चलिए उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 क्या है। उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन के लिए जो देश में, पूरे दुनिया में जो चीजें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें गैप है। इसका साधारण मतलब यही है। और ये किसके द्वारा निकाला गया, यूएनईपी, जो इसके बारे में काम करती है जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से उत्सर्जन के संदर्भ में, यूएनईपी के द्वारा। और इसका क्या है, ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट, मतलब लक्ष्य से भटक गई है। लक्ष्य से भटक
क्यों किया? क्या इसका लक्ष्य क्या था कि कार्बन उत्सर्जन को जो है ना कम करना, लेकिन कार्बन उत्सर्जन ऑब्वियसली अगर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली लक्ष्य से भटकाव की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अगर ये इसका स्तर घटने के बजाय बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, कमेगी नहीं। तो हुआ यही है कि जैसे कि पेरिस सम्मेलन में हम हमारा लक्ष्य ही यही था कि पूरे दुनिया में विभिन्न राष्ट्र जो है ना अपने आधार पे अपने प्रतिबद्ध जो है ना ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान करेंगे। मतलब एक फिक्स्ड कर लिया कि इतने % को हम घटाएंगे। ये फिक्स था, ये हम लोग पता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक यही टारगेट है ना, 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जो भटकाव हो गई है कि मतलब हम उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण क्या है, अभी स्थिति ये है कि इन प्रतिबद्धताओं के होने के बावजूद ये जो नेशनल लेवल पे जो डिसाइडेड जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोला जाता है इसको, ये 2025 जो ये दशक, ये जो शताब्दी चल रही है, मतलब 2100 आते आते 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब आगे के 50 से 75 सालों में इतना टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, जो कि अभी क्या है, अभी तो 1.1 से 1.4 तो हो ही चुका है। अभी विभिन्न रिपोर्टों में ये बताया जा चुका है। तो कुल मिलाकर यही, और ये हुआ क्यों है कि आप देख लो डेटा 2024 में क्या जीएचजी उत्सर्जन में क्या है 2.3% की वृद्धि हो गई है, जो कि कितना 57.7 गीगाटन CO2 के बराबर है। और क्या 2035 तक उत्सर्जन में क्या, अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुरूप होने के लिए कितना करना पड़ेगा 2035 तक 55% की गिरावट, इतनी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन को कम करना होगा, जो कि अभी असंभव के रूप में लग रहा है। तो इसलिए चिंताजनक बात है ये, और जिसमें कि हम लोग का योगदान, मतलब भारत और चीन जो है प्रमुख उत्सर्जन करता राष्ट्र हैं पूरे दुनिया में, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खबर, इसलिए परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पर्यावरण से संबंधित एक न्यूज, उमंगोट नदी मेघालय की नदी है जो बांग्लादेश में जाती है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है ये हमने देखा है ना, यहाँ पे मेघालय का पोजीशन, ये गारो खासी जैंतिया है, गारो खासी और जैंतिया, तो खासी और जैंतिया हिल्स के बीच से होकर ये जाती है। ये तो यही है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके जो एकदम हरा नीला क्रिस्टल के जैसा पानी एकदम, ये आप गूगल पे देखोगे तो ये चीजें जो है दिख जाएंगी, और ये टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, और ये काफी मतलब सुंदर मन भावक जो है ना दृश्य इसका होता है इसका। अभी इसका पानी मटमैला हो रहा है, और इसका कारण हम लोग समझ सकते हैं पर्यावरणीय समस्या, कहीं ना कहीं खतरा है किसी आर्थिक गतिविधियों के कारण, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण। और हाँ, यहाँ पे लोकली इसे क्या बोलते हैं, दाउकी नदी, DAWKI, दाउकी नदी। तो ध्यान रखेंगे, खासी और जैंतिया के बीच में बांग्लादेश की तरफ जाती है, और दाउकी नदी बोलते हैं, और इसका पानी जो है ना मटमैला हो रहा है। ठीक, चलिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, फिर से एक शिक्षा से संबंधित, लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तकनीकी सेवा से संबंधित भी है ये दुनिया भर के जो फेलोज होते हैं, मतलब रिसर्च स्कॉलर एक तरह से बोल सकते हैं, जो हम्म, ये उनकी सेवा लेने की बात की जा रही है, कहाँ, भारत में। और ये कौन होंगे, ये होंगे जो भारतवंशी इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा जो इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, वो आके भारत में क्या सेवा दें। इसलिए इसका नाम क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैभव, मतलब रह तो रहे भारत, बाहर से बाहर, वो भारत में भी आकर दे सके। और इसमें यही किया गया कि अधिकतम 2 महीने साल की ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, अधिकतम 2 महीने, और कुल 3 वर्षों तक वो कार्य करने की छूट दी जाएगी। वैभव जो फेलोज हैं इसको मान्यता दी जाएगी। ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2023 में, और इसका उद्देश्य यही था कि प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों तो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देना, जो कि ब्रेन ड्रेन के कारण, हमने सुना है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन के कारण वो वहां चले गए, तो उसे फिर से देश में उसके योगदान को बढ़ावा देना, जो कि वहां पे जाके उत्कृष्ट अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और वहां की में ये उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, तो उसको वापस बुलाया जा सके और अपने देश का विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर से क्या है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एडैस। एडैस काफी पॉपुलरली आप हमने सुना होगा, प्रसिद्ध वर्ड यही है एडैस। ये जो भी कार जिन्होंने खरीदा है अभी हाल फिलहाल में कोई महंगी कार खास करके, उन्होंने जरूर सुना है। क्या है ये एडवांस्ड ड्राइविंग सिस्टम ड्राइविंग को जो है ना काफी एडवांस बना, मतलब कार को काफी ड्राइविंग स्मार्ट बनाता है। मतलब उसमें उसे क्या एक्सीडेंट प्रूफ बनाता है, उससे बचाने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी। मतलब ये कोई एक टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का ये समूह है। ये डिफरेंट टाइप के, मतलब क्या ऑटोमेटिक ब्रेक से सिस्टम है, सेंसिंग सिस्टम है, इसमें डिफरेंट टाइप की चीजें, मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इस तरह की चीजें इसमें दी गई, जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, पार्किंग सहायता, यातायात संकेत, स्वचालित इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब सुविधा जो है ना जिसमें दी जाती है एडस है। तो इसलिए इन कारों की जो है ना कि मूल्य भी काफी वृद्धि है। लो और जो नई कंपनियां हैं वो बोल्ड करके इसे ऐड करते हैं कि इसमें ये सिस्टम है इस नई कार में, और जिसके लिए अधिक चार्ज किया जाता है। अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी भारत सरकार ने इस एडवांस सिस्टम को कहाँ अप्लाई किया है? स्कूल बसों में और ट्रकों में। हम इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं क्लियरली कि दोनों हमारे लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक शिक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, माल के ढुलाई के लिए, और दोनों इंपॉर्टेंट है। वहां पे टकराव हमने देखा भी रेलवे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वहां पे उसे एक्सीडेंट प्रोन प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से निजात पाने के लिए, और खास करके दो इंपॉर्टेंट सेक्टर, दो इंपॉर्टेंट जो हमारा जो पर्पस है, एक एजुकेशन और दूसरा क्या, माल ढुलाई, तो उसके लिए प्रूव करने के लिए स्कूल बस और ट्रकों को जो नए मॉडल के एडवांस इसमें जो है ना एडस को अनिवार्य कर दिया गया, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, इसमें ये क्या है कि पैदल यात्रियों की अवस्थिति को समझने के लिए लेन डिपार्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखेंगे। लेन डिपार्चर चेतावनी जैसी जानकारी देने के लिए लीडार, रडार, कैमरे जैसे उपकरण भी जो इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें काफी एडवांस बना रहा है ड्राइविंग को ये, और काफी सुरक्षा इसमें मुहैया करवा रहा है। विशेषीकृत इस्पात के लिए पीएलआई योजना, पीएलआई योजना तो हम लोग परिचित हैं पहले भी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, मतलब प्रोडक्ट के विशेष प्रोडक्ट पे दिया जाने वाला इंसेंटिव, सरकारी इंसेंटिव, जो कि उस क्षेत्र के उस प्रोडक्ट को बढ़ावा, उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, उत्पादकों को दिया जाने वाला इंसेंटिव। यहाँ पे बात अभी क्यों हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि विशेष प्रकार के जो स्टील है, स्पेसिफिक स्टील जो है उत्पादन किया है, उनमें जो है ना पहले जो चल रही थी उसका एक नए स्वरूप को लाया जा रहा है। उसमें पीएलआई स्कीम के एक नए स्वरूप, तीसरे चरण को 1.2, पीएलआई 1.2, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पीएलआई 1.2 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि कपड़ा क्षेत्र में भी है पीएलआई, अन्य क्षेत्र में भी है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये स्टील सेक्टर से है, स्पेसिफिक स्पेशलिटी स्टील बनाने के लिए, और स्पेशलिटी स्टील किसके लिए, रक्षा, एरोस्पेस, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, अवसंरचना। देख सकते हैं ये देश की अर्थव्यवस्था के सब इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग सेक्टर हैं। देश में अब आगे इसी पे विकास होना है, तो उसके लिए स्टील की आवश्यकता होगी, एडवांस स्टील के लिए, और जिसका हाई कॉस्ट भी होगा। तो इसीलिए ये हाई कॉस्ट वाले हाई ग्रेड इस्पात के निर्माण पे ये लगते हैं। और इसमें कुछ ये है कि दायरा क्या है कि ये 22 उत्पादों और इस तरह के 5 व्यापक लक्षित खंडों पे होगा, और उसमें क्या है, संशोधित आधार वर्ष 2024-25 के साथ वृद्धिशील बिक्री पे 4% से 15%, मतलब इंक्रीमेंटल जो आप सेल करोगे वो क्या 4 से 15% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और अवधि क्या है, 5 वर्ष, मतलब अगले वर्ष से शुरू होगी, 5 वर्ष तक, 2025-26 से 5 वर्षों तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट जो है स्टेटमेंट बना के पूछ दिए जाते हैं। क्वांटम ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट घटना फिजिक्स की, भौतिक विषय के, क्या है इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं, अगर आप थोड़ा समझ रहे हो तो। क्वांटम मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एकदम छोटे, मतलब एटम से भी छोटे जो पार्टिकल हैं उनके बिहेवियर से संबंधित जो परिघटना है, भौतिक विज्ञान की शाखा जो काम करती है वो क्वांटम, ये भौतिकी है, फिजिक्स है। और दूसरा क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी किसके लिए होता है, जो आंख से दिख रहे हैं जो पिंड, हमने सुना है कि कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण शक्ति लगाती है, एक सिद्धांत है ग्रेविटेशनल थ्योरी जिसको बोला जाता है। और वो किसके द्वारा ये होता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया था, ये चीज है। लेकिन दोनों एक तरह से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या दोनों को मिलाकर यह क्वांटम ग्रेविटी वही नई संकल्पना आप समझ लो या धारा समझ लो, जो इन दोनों अलग अलग कंसेप्ट को जोड़कर
फिजिक्स को समझाने का प्रयास करता है, ये फिजिक्स को अप्लाई करता है, जिससे क्या है, जो ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित या विज्ञान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसके कुछ अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा सकता है। जैसे क्या कि ब्लैक होल्स के भीतर की भौतिकी, मतलब फिजिक्स, क्योंकि ब्लैक होल तो सब कुछ को अपने अंदर निगल लेता है, यही है ना, यही जानते हैं ना ब्लैक होल्स। यहां तक कि प्रकाश को भी, कुछ भी उसके बाहर नहीं रह सकता, तो उसके अंदर की भौतिकी जानना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा, ये अगर एकदम सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे भी चीजों को, अगर अध्ययन को और नॉर्मल ग्रेविटी के साथ मिलाकर देखा जाए, तो शायद ये चीजें संभव हो पाए। उसी तरह से क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है, उसी तरह से संगणित पदार्थ भौतिकी है, ये सब जो है अभी तक जो है बहुत ज्यादा सामान्य भौतिकी के द्वारा बहुत ज्यादा इसके बारे में विश्लेषण मौजूद नहीं है। अब लेकिन इतनी बातें हम कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी एक अध्ययन आया है, उसमें एक ब्लैक होल की बात की गई है, जिसका नाम क्या है, मार्सल्स। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रख लें, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट पूछ देती है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है मिलाने के लिए। तो मार्सल्स क्या है, मार्सल्स के आगे, तो मार्सल्स एक क्या है, ब्लैक होल है, बहुत छोटा सा ब्लैक होल है। तो जो कि क्वांटम ग्रेविटी के बारे में जो मैंने कंसेप्ट बताया, जानकारी प्रदान करेगा वो। और क्या है, काल्पनिक सूक्ष्म जो है ब्लैक होल है ये, और ये अपने मूल ब्लैक होल्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और इनका द्रव्यमान क्षुद्र ग्रहों के बराबर होता है, इसलिए बहुत अधिक गर्म होता है। तो कुल मिलाकर यह कि इतना छोटा है, तो इसका अध्ययन करना थोड़ा संभव लग रहा है अभी। तो इसलिए ये चीज, कंसेप्ट हमारे सामने आई, जो कि आगे आने वाले वैज्ञानिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज टुडे के अंक पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यही आ गया, क्वांटम ग्रेविटी और इसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सारे स्टेटमेंट एक साथ आएंगे, ऑब्वियसली खास करके साइंस एंड टेक से संबंधित ऐसे टेक्नोलॉजी से जो मोटे मोटे जो समझ वाली चीज है वही स्टेटमेंट बना के देती है। तो अगर आपने बेसिक चीजों को अगर समझ लिया है, याद रख लिया है, तो वो बड़े आसानी से कर सकता है। इसमें सही स्टेटमेंट चुनना है, ध्यान रखेंगे, सही स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रेलवे सुरक्षा के लिए की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनने हैं, ए, बी, सी और डी। ये तो फैक्चुअल पार्ट है एक तरह से, तो आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आम जीवन को प्रभावित कर रही है, कर सकती है, सब पे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे इस तरह की टेक्नोलॉजी हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट आपको चुनना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, वैभव फेलोशिप का उद्देश्य प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाना है, जिसका कार्यान्वयन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। अभी हमने देखा था अभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन ने भारतीय नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 बी के अंतर्गत शामिल किया गया? काफी आसान प्रश्न है, इसमें आसान प्रश्न है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगातार वैश्विक औसत से ऊपर बना हुआ है। कारण क्या है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के कुल जीएचजी उत्सर्जन में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन से के प्रभावों से बचने के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आना एकदम संभावित है एकदम। तो चलिए, इस तरह से हम लोग आज के इस न्यूज टुडे के अंक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आप लोग इसको देखते रहिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी में इसको ऐड करते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी को और सहयोग मिल सके। चलिए, धन्यवाद।